नाज़रीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं MMC न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। नाज़रीन, बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। आज हम उनसे बात करेंगे बाबा रामदेव की जो दवा थी कोरोनिल, इस पर पाबंदी लगा दी गई है, इस बारे में हम कुछ खास बातचीत करेंगे। मुमताज़ साहब, माइनॉरिटी मीडिया सेंटर में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया। मुमताज़ साहब, ये जो बाबा रामदेव की दवा थी, इस पर जो पाबंदी लगा दी गई है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि हुकूमत का ये एक अच्छा कदम भी है और जो परमिशन होनी चाहिए थी, मैंने कल इंकलाब में ख़बर लिखी थी और आज वो शाया हुई है, उसमें भी मैंने यही सवाल उठाया है कि ठीक है कि कुछ एजेंसीज से बाबा रामदेव ने यानी पतंजलि ने इजाज़त ले ली है, मंजूरी ले ली है, लेकिन सवाल ये है कि अगर वाकई ये कारगर दवा है तो फिर हुकूमत इस दवा का इस्तेमाल क्यों नहीं करने की बात कर रही है। तमाम हॉस्पिटल में ये दवाएं भेजी जाएं ताकि मरीज़ जो हैं वो ठीक हो जाएं। तो अगर वाकई ये एक दवा बन गई है तो फिर हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए। ये सवाल हमने भी अपनी ख़बर में उठाया था और अब हुकूमत एक्टिव हुई है और जो आयुष मंत्रालय है उसने रोक लगा दी है तमाम जो इश्तिहारात हैं, विज्ञापन हैं बाबा रामदेव के, और ये कहा है कोरोनिल की जब तक आप बताइए कि ये कहाँ इसकी रिसर्च की गई, कहाँ टेस्ट किया गया। और उत्तराखंड जो हुकूमत है वहाँ भी नोटिस दिया गया है कि आपने कैसे लाइसेंस दिया है, क्या चीज़ देख करके। तो इन तमाम चीज़ों की अब उनसे मालूमात ली जा रही है और इसको पूरा देखा जाएगा और देखने के बाद अगर आयुष मंत्रालय को लगेगा कि इस दवा में दम है या इसकी रिसर्च बिल्कुल ठीक है तो उसके बाद वो इसकी शायद इजाज़त दें कि अब ये दवा मार्केट में लाई जा सकती है। तो अभी फ़िलहाल जो है वो बाबा रामदेव को एक तरीके से झटका लगा है कि इस दवा के प्रचार को, तशहीर को रोक दिया गया है। तो अब बाबा रामदेव को बताना चाहिए था और मुझे हैरत है कि बाबा रामदेव ने अपनी दवा लॉन्च कर दी और हुकूमत से मशवरा तक नहीं किया। अगर वाकई ये इतना इफ़ेक्टिव थी तो हुकूमत के नॉलेज में तो कम से कम उनको लाना चाहिए था, आयुष मंत्रालय को बताना चाहिए था, उनसे मशवरा करना चाहिए था, तो इसमें तो हुकूमत से और मदद मिल जाती। क्योंकि कोरोना से अगर वाकई बचने की कोई दवा मिल जाए तो इससे बड़ा मोजज़ा तो हो नहीं सकता है। तो फिर इसको छुपाने की क्या ज़रूरत थी और हुकूमत से न बताने की क्या वजह थी। बहुत सारी बातें हैं जो आई हैं। दरअसल ऐसा है कि पतंजलि के कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो फर्जी पाए गए। मसलन ये हार्ट की देते थे दवा, पता नहीं क्या क्या बना करके, लेकिन ख़ुद इनके जो साथी हैं, मैं नाम इस वक्त नहीं याद आ रहा है, जब उनकी सेहत ख़राब हुई, बालदेव या ऐसा कुछ नाम है उनका, तो वो एम्स में भर्ती किए गए। तो इस पर काफ़ी मजाक भी बना कि अगर इनकी दवा इतनी कारगर थी तो फिर इनको एम्स क्यों ले जाया गया। और इस किस्म की बहुत सारी जो इनकी दवाएं हैं वो नाकाम हुई हैं, फेल हुई हैं, वो चल नहीं पाई हैं। तो इसलिए भी हुकूमत शायद ये प्रेशर हो या कहीं से और प्रेशर रहा हो कि हुकूमत को ये कार्रवाई करनी पड़ी है। अब देखना होगा कि ये दवा कितनी कारगर है। जी मुमताज़ साहब, और जो 2 दवाएं थी कोविफोर और फेविपिराविर, इस सिलसिले में हुकूमत की क्या राय है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने इन दवाओं के सिलसिले में भी यही कहा था कि इन्होंने जिन एजेंसी से मंजूरी ली है वो तो ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि जब ये कौमी मसला है बल्कि आलमी मसला है और पूरी दुनिया में कोरोना को लेकर के रिसर्च हो रही है, वैक्सीन की रिसर्च हो रही है, दवा पर रिसर्च हो रही है, तो सवाल ये है कि आपने जो रिसर्च की है उसके बारे में आपने हुकूमत से क्यों राब्ता नहीं किया, क्यों आपने नहीं बताया, और बगैर परमिशन के आपने इस तरीके से दवाएं बनाई कैसे आपने रिसर्च कर ली, कहाँ से इतनी बड़ी आपको परमिशन नहीं ली और हुकूमत को नॉलेज नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि जो हैदराबाद और मुंबई की कंपनीज हैं और जिन्होंने कोविफोर और फेविपिराविर दवा बनाई है उसको भी हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए और उनसे भी वो सैंपल्स मंगाने चाहिए और वो तमाम टेस्ट जो उन्होंने किए वो देखना चाहिए और उसके बाद ही इनको भी इजाज़त मिलनी चाहिए।
देखिए ये कोई हंसी मजाक नहीं है। हमने भी जब ये दवा आई थी तो थोड़ा मैंने ये लिखा था कि इससे हो सकता है राहत मिले, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ये कहा था कि आखिर अगर ऐसा है तो हुकूमत इसका नोटिस क्यों नहीं ले रही है। हुकूमत को देखना चाहिए कि क्या वाकई ऐसी रिसर्च है। देखिए जो बाबा रामदेव ने अपने दवा में बताया था कि इसमें तुलसी ले लीजिए और अश्वगंधा और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये तो इस्तेमाल लोग घर में कर ही रहे हैं। पहले से सब तुलसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, नमक पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो वो तो कर ही रहे हैं। हाँ? लेकिन आपने अगर वाकई कोई दवा बहुत बनाई है तो हुकूमत से ज़रूर राब्ता होना चाहिए था। मैं तीनों कंपनीज की बात करूंगा, पतंजलि जो है, पीठा योग वो भी, और जो हैदराबाद मुंबई की कंपनीज है वो भी। मैं समझता हूं कि इन तीनों को चाहिए कि इस पर बाकायदा हुकूमत के साथ राब्ता करें, मीटिंग करें, और मीटिंग करने के बाद अगर ये चीज़ सामने आती है तो मैं समझता हूं कि ये हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खुशखबरी होगी। लेकिन अगर आपने कोई भोंडा मजाक किया है और आपने कोई लापरवाही की है तो इससे हिंदुस्तान की बदनामी भी होगी। मिसाल के तौर पर जैसे शुरू ये खूब मजाक उड़ा था कि गाय का पेशाब पी लीजिए तो ठीक हो जाएगा, किसी ने कहा कि गोबर से नहा लीजिए तो ठीक हो जाएगा, किसी ने कहा कुछ न कीजिए गो कोरोना कह दीजिए तो चला जाएगा। तो इससे क्या है, एक मजाक बनता है। ये मजाक का वक्त तो नहीं है कि जब हमारे मुल्क में 4.5 लाख लोग इससे मुतासिर हो गए हों कोरोना से। तो ये मजाक का वक्त तो नहीं है कि 20,000 से लोग मर गए, ज़्यादा हिंदुस्तान में मरे हों, और 4.5 लाख से ज़्यादा पूरी दुनिया में लोग कोरोना से मरे हों। तो ये मजाक का वक्त तो नहीं है। तो ऐसे में बहुत ही संजीदगी से हमें काम करना चाहिए। जी मुमताज साहब, दिल्ली सरकार ने जो कहा है कि घर घर में जांच होगी, इसका क्या फ़ायदा होगा? देखिए ये तो बहुत शुरू में यूसरा साहिबा करना चाहिए था कि जब ट्रांसमिशन का ख़तरा जाहिर किया जा रहा था तो उसी वक्त अगर ये जांच बड़े पैमाने पर हो जाती तो मैं समझता हूँ कि जो इतनी तेज़ी से आज दिल्ली में कोरोना के मरीज़ मिल रहे हैं शायद न मिलते। अभी मेरे पास रिपोर्ट आई कि हर 6 में से 5 में से एक शख्स जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है। अब आप समझ लीजिए कि हर 6 आदमी 5 आदमी से एक कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है। ठीक है, इस एतबार से अगर दिल्ली में 2 करोड़ मान लीजिए, 1.5 करोड़ भी आबादी मान लीजिए, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि दिल्ली में सिर्फ कितने कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे। मैं समझता हूँ ये 25-30 लाख के करीब पहुँच जाएगी तादाद, ज़्यादा हो जाएगी। तो 20-25 लाख की तादाद जो है अगर कोरोना की हो जाएगी तो क्या होगा, कहाँ उनका एडमिशन होगा, कहाँ उनको रखा जाएगा, क्या किया जाएगा उनके साथ। ये ज़रूर है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा है कि हम होम क्वारंटाइन भी कर देंगे अगर उनके घर में रहने की है, लेकिन ये बताइए जो घनी आबादी है उनका क्या होगा। हमारे पास जो अभी मरीज़ रखने के जो ज़रूरत बताई गई है वो महज 40,000 बताई गई है, लेकिन जिस स्पीड से कोरोना के मरीज़ बढ़ रहे हैं 60,000 से ज़्यादा हो गए हैं, 70,000 पहुँच रहे हैं, तो ये कहाँ जाएंगे, कैसे इनका इलाज होगा, क्या होगा। घर घर टेस्ट हो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसीलिए बार बार कहा जा रहा था कि आप इसको तवज्जो दें, आप छिपाएं नहीं। शुरू में तो आपने छिपाया, टेस्ट जो हो रहे थे 5,000 आपने 3,500 कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया, जब आप पे कहा कि ये तो गलत है कि आप इसको छुपाएं, तब मरकज़ भी एक्टिव हो गया, अमित शाह भी एक्टिव हो गए और सब हो गए। अच्छा, फिर सवाल ये एक सारी तवज्जो दिल्ली पर क्यों है। दिल्ली में तो आप घर घर टेस्ट करेंगे और बाकी सूबों का क्या होगा, उत्तर प्रदेश जैसे सूबे क्या होगा, महाराष्ट्र जैसे सूबे का क्या होगा। वहाँ क्या हिंदुस्तानी नहीं रहते, वहाँ क्या आदमी नहीं रहते, क्या वहाँ जान की जान प्यारी नहीं है। तो ये तो अगर होना चाहिए तो पूरे मुल्क का होना चाहिए ना, जहाँ पे ज़्यादा जो बड़े शहर हैं जहाँ पे, वहाँ तो हर जगह ऐसा टेस्ट होना चाहिए। लेकिन मैंने देखा कि अमित शाह जी जो वजीर दाखिला है वो दिल्ली पे ही सिर्फ फोकस कर रहे हैं, दिल्ली पे ही मीटिंग कर रहे हैं, एलजी को बुला रहे हैं, सीएम को बुला। अरे भाई पूरे मुल्क से बुलाइए ना, जहाँ जहाँ पे खतरात हैं। आपकी तवज्जो एमपी में क्यों नहीं, सबसे ज़्यादा तो वहाँ मरीज़ हैं, 1.5 लाख के करीब मरीज़ वहाँ पे हैं। मैं समझता हूँ कि इस पर बहुत ही ईमानदारी से काम होना चाहिए। मैं टेस्ट के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, टेस्ट होना चाहिए, लेकिन टेस्ट होने के साथ साथ
आप इंतजामात भी करें कि लोगों को कहाँ रखा जाएगा, कैसे किया जाएगा। वरना यूसरा साहब होगा ये कि जब टेस्ट होंगे और जब मरीज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा दिखाई दी जाएगी और उनका कहीं दाखिला नहीं होगा, जैसे मैं हूँ, मुझे अभी क्या लग रहा है कि मुझे कोरोना नहीं है, ठीक है, हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन खुदा न खास्ता टेस्ट हुआ हो जाए तो हमारे साथ के जितने लोग हों सब दहशत में आ जाएंगे। तो एक दहशत पैदा हो जाएगी क्योंकि आपके पास इलाज तो है नहीं अभी, और क्वारंटाइन करने के लिए और अस्पताल में रखने के लिए जगह भी नहीं है। तो सवाल यह है कि अगर 5, 6, 7 लाख लोग निकल आए तो जाएंगे कैसे, कहाँ जाएंगे, क्या होगा उनका, यह एक अहम सवाल है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा टेस्ट करा के बिल्कुल गैर ज़रूरी तौर पर, और इंतज़ाम कुछ है नहीं। यानी आप ये पता कर लीजिए कितने लोग भूखे हैं, मान लीजिए 100 लोग हैं, मैं ये कह दूं 100 लोग हैं, ये पता कर लिया कि 100 लोग भूखे हैं, तो ये तो पता चल जाएगा कि 100 लोग भूखे हैं। सवाल ये है कि जो भूखे हैं उनको खाना कैसे मिलेगा, खाने का इंतजाम आपने किया है कि नहीं किया। दूसरी मिसाल चलिए मैं और दे दूं, बात ख़त्म कर दूं। मिसाल तौर पर कांग्रेस ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बनाई और ये साबित कर दिया कि मुसलमान जो है हिंदुस्तान का, वो उसकी हालत दलितों से बदतर हो गई। ठीक है, आपने रिपोर्ट बना दी, हालत दलितों से बदतर बता दी, बिल्कुल ये बता दिया कि तो जाहिल है, अनपढ़ है, नाकारा है बिल्कुल, और बड़ा मतलब एक अच्छी रिपोर्ट आज बना दी। सवाल ये है यूसरा साहिबा कि इसके बाद आपने किया क्या किया आपने उनके लिए। कुछ कदम उठाए गए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन क्या वो कंटिन्यू चीजें रह पाई? क्या वाकई मुसलमानों को जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए था, जो उनको तवज्जो मिलनी चाहिए थी, आपने बताया कि सरकारी नौकरियों में इनका बहुत फीसद कम हो गया, तो क्या वो बढ़ा? आपने बताया सियासत में अमल दखल कम, तो क्या पार्टियों ने उस पर इजाफा किया, या इस तरीके से और तमाम क्या किया आपने? एजुकेशन में क्या हमें रिजर्वेशन दिया गया? हमारी तो जामिया भी छीनने की कोशिश में है और अलीगढ़ भी छीनने की कोशिश में है। हमारे नौजवान तो और फंसाए जा रहे हैं। तो हुआ क्या? तो इसलिए एक दहशत पैदा हो गई, एक दहशत पैदा हो गई। तो अगर आप टेस्ट कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को कहाँ रखेंगे? जब ये बात आ रही थी कि स्टेडियम खोला जाए, वहाँ तैयारी की जाए, ये वो, तो क्या वाकई वो तैयारी है? सिर्फ 8,000 रेलवे के कोचेस से और कुछ सरकारी और प्राइवेट अस्पताल से तो काम नहीं चलेगा जिस पैमाने पर आप टेस्ट कर रहे हैं। और कल जो टेस्ट हुआ उसमें से 18,000 टेस्ट में यूसरा साहबा 3,500 पौने 4,000 लोग निकले हैं। तो अब जोड़ लीजिए आप कि 18 में इतने निकले हैं, तो अब अगर 2 करोड़ में होगा तो कितने निकलेंगे? जोड़ लीजिए आप। कम से कम इनकी तादाद, कम से कम मैं बता रहा हूँ 25 से 30 लाख जाएगी, तो ये जाएंगे कहाँ? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा कदम है, लेकिन इसके साथ साथ दहशत न, पैनिक न फैलने पाए, दहशत न होने पाए लोगों को। कि आप बता तो दीजिए उनको कि ये आपको है साहब, लेकिन इलाज हमारे पास कुछ नहीं, ना हमारे पास जगह है। अच्छा वो क्या करे? अब वो तो दहशत में मर जाएगा। अभी तक तो बेचारा कम से कम अपना नमक पानी ये वो कुछ कर रहा था, और जैसे ही आपने बता दिया तो एक आदमी जो साथ में रहता तो वो अलग थलग भी कर दिया जाएगा और वो सारे लोग डर भी जाएंगे। तो पैनिक न हो जाए, इस पर तवज्जो देनी चाहिए नसवन जी। मुमताज साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। नाज़रीन आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाज़रीन आज हमने उनसे बात की, बाबा रामदेव की जो दवा थी कोरोनिल, उस पर अभी फ़िलहाल तशहीर जो हो रही थी उस पर रोक लगा दी गई है। दूसरी हमने बात की कोविफोर और फेविपिराविर जो दवाएं थी ये अभी सामने आई हैं, लेकिन फ़िलहाल हुकूमत का इसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। कंपनियों को चाहिए कि हुकूमत से रब्ता करें, इस पर हमने कुछ ख़ास बातचीत की। तीसरी बात हमने की मुमताज़ साहब से
कि दिल्ली सरकार ने कहा है कि कोरोना की घर घर जाकर जांच होगी, इस पर बात की। अब एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि दिल्ली में ही बढ़ रहे हैं केस, लेकिन और भी जगह हैं और भी सूबे हैं वहाँ भी केस बढ़ रहे हैं, क्या उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए हुकूमत पर? इसलिए हमने बात की। तो नाज़रीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।